नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेल के रिमेनिंग सेक्शंस को, जो कि सेक्शन 439 से लेके 450 तक के रिमेनिंग थे। उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बात कर लेते हैं हम सेक्शन 439 के अंदर, जहां पर स्पेशल पावर दी गई है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेक्शन को बेल्स के अंदर, मतलब कि उनके पास में पावर होती है, वो बेल को ग्रांट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं 439 के पहले पॉइंट को, कि जब कोई पर्सन जो कि कोई अक्यूज्ड है और अक्यूज्ड है, मान लीजिए उसने एप्लीकेशन लगाई बेल की कोर्ट के अंदर, तो वहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास में पावर होती है कि वे उसे किसी भी टाइम पर बेल दे सकते हैं, किसी भी स्टेज पे बेल दे सकते हैं। तो बात आती है कि कोर्ट चाहे तो वहां पर कोई कंडीशन को इम्पोज भी कर सकता है, जिससे कंडीशन जो 437 के सब क्लोज 3 के अंदर बताई गई है, उन कंडीशंस को भी इम्पोज करके उस पर्सन को बेल पे छोड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मजिस्ट्रेट ने बेल दी थी और उसने कोई कंडीशन लगा दी थी, कोई कंडीशन इम्पोज कर दिया था मजिस्ट्रेट ने, तो वहां पर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस बेल के अंदर जो कंडीशंस है उनको या तो सेट असाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, या फिर उनको मॉडिफाई भी कर सकती है, मतलब कि उन बेल्स को बेल की कंडीशन को चेंज भी कर सकती है। बात करते हैं कि इसके सेकंड पॉइंट पे, जैसे कि कोई मैटर था जिस मैटर के अंदर पर्सन अक्यूज्ड हुआ है और वो मैटर कोई डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर या फिर हो सकता है कि उस मैटर को एक्सक्लूसिवली ट्रायल किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो वहां पर क्या होता है कि इस मैटर के अंदर जब कोई बेल लगती है तो उस बेल की इंफॉर्मेशन पीपी को भी भेजी जाती है। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के अंदर, कि जब कोई हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल देने जा रहा है किसी अक्यूज पर्सन को, जो कि सेक्शन 437 के सब क्लोज 3 के अंदर ऑफेंस है उसका, या फिर 376 आईपीसी से रिलेटेड मैटर्स के अंदर उसने ऑफेंस किया है, तो वहां पर क्या होता है कि जब पर्सन अपनी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाता है, तो वहां पे कोर्ट पीपी को डायरेक्ट करता है, पीपी को इन्फॉर्मेशन देता है बाय द नोटिस के द्वारा, और जो नोटिस भेजता है वो विद इन 15 डेज के अंदर पीपी को भेज दिया जाएगा कि इस पर्सन ने बेल की एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल कर दिया है, मतलब कि जमानत की अर्जी लगा दी उसने कोर्ट के अंदर। इस चीज की इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कोर्ट पीपी को भेज देता है। बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, कि जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कोई बेल को कैंसिल भी कर सकता है। कोई मजिस्ट्रेट ने मान लीजिए कोई बेल आपके पास कर दी थी, मतलब बेल दे दिया था उसने, तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस बेल को कैंसिल कर सकता है, उसके पास में इस तरीके की स्पेशल पावर होती है। इसी के रिगार्डिंग एक केस था जिसको हम देख लेते हैं, लीडिंग केस था कि सुबोध कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का AIR 2010 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट ने किसी बेल को ग्रांट कर दिया, और जब वो बेल को ग्रांट कर देता है, वहां पर मान लीजिए उसने जो बेल ग्रांट की है वो अनरीजनेबल और इररिलेवेंट ग्राउंड पे उसने बेल को ग्रांट किया था, तो वहां पर सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट की बेल को कैंसिल कर सकता है, मतलब कि हायर जो कोर्ट्स होती है वो मजिस्ट्रेट की बेल को कैंसिल कर सकता है। ये इस केस के अंदर बताया गया था। अब बात कर लेते हैं हम बॉन्ड के सेक्शंस के बारे में, जो कि सेक्शन 440 से लेके 450 तक के डील करते हैं। तो बात करते हैं सेक्शन 440 के अंदर। 440 में बताया गया है कि जब मान लीजिए कि जो बेल बॉन्ड, जो एक बेल बॉन्ड के अंदर अमाउंट राशि जो होती है, मतलब अमाउंट होता है जो, वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसको कोर्ट तय करती है या फिर पुलिस भी उसको तय करती है बेल के अंदर या बॉन्ड के अंदर। तो जो बेल बॉन्ड के अंदर जो अमाउंट होता है वो फिक्स अमाउंट होता है, और फिक्स अमाउंट नहीं भी होता है तो वहां पे जो अमाउंट होता है वो अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस होता है, ना कि वो एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि बंदे की कंडीशंस को देखा जाता है फिर अमाउंट को तय किया जाता है। जैसे कि एक इसके अंदर लीडिंग केस था, हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार का केस था, 1986 का केस था, AIR 1986 का, जिसके अंदर बताया गया था कि जो भी अमाउंट बेल बॉन्ड का जो भी कोर्ट फिक्स करती है वो हमेशा डिपेंड होना चाहिए पर्सन की फाइनेंशियली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि वो ऑफेंस के नेचर या फिर उसकी ग्रेविटी पे, मतलब कि जो ऑफेंस की क्या प्रकृति है या फिर उसके कितनी गंभीरता है उस ऑफेंस की, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो उसकी सिर्फ फाइनेंशियली कंडीशन पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास में वैसी पावर होती है, तो वो अपनी पावर को यूज करके उस जो अमाउंट को, जो भी मान लीजिए कि कोर्ट ने फिक्स किया है, उस कोर्ट के अमाउंट, जो अमाउंट फिक्स किया है बेल के अंदर, तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उसे रिड्यूस भी कर सकती है। बात करते हैं इसके अंदर सेक्शन 441 के अंदर। 441 बात करता है कि जैसे मान लीजिए कि जब कोई पर्सन है जैसे कि रिलीज किया जा रहा है बॉन्ड के ऊपर या बेल के ऊपर, तो वहां पर पर्सन से श्योरिटी भी मांगी जा सकती है। विद श्योरिटी पर्सन को मांगते हैं बेल और बॉन्ड के अंदर, और फिर पर्सन को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है।
लेकिन जब रिलीज करने जा रही है तो कोर्ट इसमें एक कंडीशन इंपोज कर सकती है कि जब भी आपको प्रेजेंट होने के लिए कहा जाएगा तो आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाएंगे या पुलिस के सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, जब श्योरिटी मांगी जा रही है तो कोर्ट चाहे तो इस चीज की इंक्वायरी करवा सकता है कि किस चीज की, कि उस जो श्योरिटी मांगी जा रही है उसकी फिटनेसेस की, मतलब फिटनेस ऑफ श्योरिटी भी कोर्ट उसके लिए इंक्वायरी करवा सकता है। फिटनेस ऑफ श्योरिटी का मतलब जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट तो नहीं है जो श्योरिटी देने जा रहा है, वो कोई बंदा इंसॉल्वेंट पर्सन हो, निर्धन हो, तो इस तरीके के मैटर की इंक्वायरी भी कोर्ट करवा सकती है। इस तरीके की बात करते हैं सेक्शन 441A के अंदर। 441A के अंदर बताया गया है कि जो भी पर्सन श्योरिटी देने जा रहे हैं किसी पर्सन को रिलीज कराने के लिए किसी बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि जो पर्सन है वो पर्सन कोर्ट के अंदर विद श्योरिटीज के साथ में ये डिक्लेरेशन देगा जहां पर वो अपने सारे रिलेवेंट जो पर्टिकुलर्स है उन्हें प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने और ये बताता है कि उसने कितने पर्सन की श्योरिटी कोर्ट को दी है। इस चीज की वो डिक्लेरेशन करता है कोर्ट के सामने। अब बात करते हैं हम सेक्शन 442 के अंदर। 442 क्या बात करता है कि जहां पे कोई बॉन्ड जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पर्सन मतलब जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है वहां पे मान लीजिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया तो वहां पे पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा, पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो बॉन्ड किसी पर्सन के लिए किया गया वो जेल के अंदर है, जेल में है अभी इस समय, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, एक ऑर्डर देगी OIC मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ऑफिसर इंचार्ज को आदेश देगी कि उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 443 के बारे में। जब मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई भूल से या फिर फ्रॉडुलेंटली किया गया, फ्रॉड किया गया हो कोर्ट के साथ में, या अदरवाइज कोई इनसफिशिएंट श्योरिटी कोर्ट के अंदर दे दी और कोर्ट ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट क्या कहती है, अब कोर्ट को ये जब चीज पता चल जाती है तो कोर्ट वहां पे डायरेक्शन दे देती है, पुलिस को डायरेक्शन दे देगी वहां पे विदाउट वारंट क्या करो, पर्सन को गिरफ्तार करो, पर्सन को अरेस्ट करो। जो पर्सन बेल पे छोड़ा गया था उस पर्सन को आप अरेस्ट कीजिए और कोर्ट के सामने प्रेजेंट कीजिए। जब पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाता है तो कोर्ट उस पर्सन को बोलती है कि अब आप फ्रेश श्योरिटी दीजिए, जो सफिशिएंट श्योरिटी मांगी गई थी आप वो दीजिए। और अगर पर्सन सफिशिएंट श्योरिटी बेल में नहीं दे पाता है, मतलब बेल नहीं दे पाता है, तो वहां पे पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ये बात करता है आपके सेक्शन 443। अब बात करते हैं सेक्शन 444 के अंदर कि जब कोई श्योरिटी ने अप्लाई किया है कि भाई वो डिस्चार्ज होना चाहता है उस बॉन्ड से, मतलब जो बॉन्ड उसने श्योरिटी ने दिया था अब वो उससे डिस्चार्ज होना चाहता है, मतलब तो किसी भी टाइम पे अगर उसको लगता है कि मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूं तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई कर देगा डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है कि जब कोई पर्सन जिसको बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया था उसको जो रिलीज कर दिया था तो कोर्ट वहां पे डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को कि आप उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लीजिए और गिरफ्तार करने के बाद में उसे प्रेजेंट कीजिए। जब पर्सन को प्रेजेंट कर दिया जाता है तो कोर्ट वहां पे बोलता है कि आप हमें अब नई श्योरिटी लेके आइए क्योंकि आपकी श्योरिटी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो अगर अगर पर्सन वहां पे नई श्योरिटी ले आता है तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है आपको रिलीज कर दिया जाएगा अगेन। लेकिन अगर वो श्योरिटी नहीं लेके आता है तो वहां पे क्या होता है कि पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर सेक्शन 445 के बारे में कि जब किसी पर्सन है जिसका बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वहां पर वो विदाउट जो श्योरिटी है उसके साथ ही बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। बॉन्ड दे रहा है तो मतलब वो विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड दे सकता है। लेकिन जब कोर्ट और ऑफिसर को लगता है ना कि आप जो श्योरिटी दे रहे हो तो वहां पे श्योरिटी के लिए जो अमाउंट होता है वो कोर्ट फिक्स करता है वहां पे अमाउंट को। तो कोर्ट वहां पे इस चीज को छोड़ के कि जो बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर को छोड़कर पर्सन से अमाउंट जो राशि होती है वो ले सकता है इस सम ऑफ मनी में, मतलब उससे पैसों के रूप में ले सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट प्रोविजनरी नोट के द्वारा उस अमाउंट को ले सकता है उस बॉन्ड के अंदर जहां पर विद और विदाउट श्योरिटी उस बॉन्ड को भरा जा रहा था, लिया जा रहा था इसके अंदर। तो वहां पे अमाउंट इस तरीके से अमाउंट लेता है सेक्शन 445 के अंदर। बात करते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका 446 क्या बात करता है कि जब कोई बॉन्ड है जो कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए, या तो आपको कोई बॉन्ड भर रहे हो आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब जब भी प्रस्तुत करना चाहते हो डॉक्यूमेंट को उसका कोई बॉन्ड आप भर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि है ना, अगर मान लीजिए ये प्रूफ हो जाता है वहां पे कि इस बॉन्ड की कंडीशन को ब्रिज किया गया, मतलब फोरफिटेड किया गया इस बॉन्ड की कंडीशन को,
तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है वहां पे बॉन्ड की कंडीशन को ब्रीच कर दिया जाता है, तो क्या कोर्ट वहां पे शो कॉज नोटिस भेजती है पर्सन को कि आपने जो कंडीशन ब्रीच किया है, तो अब आपसे उस ब्रीच कंडीशन की ब्रीच जो किया है उसकी रिकवरी क्यों नहीं की जाए, आपसे रिकवरी की जाएगी। ठीक है, अब आपसे रिकवरी की जाएगी, तो अगर आपके पास में नोटिस आ गया, अब आपको नोटिस का जवाब देना है, और आपने अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिया है वहां पर, तो आपसे क्या होगा कि पेनल्टी रिकवर की जाएगी, वो पेनल्टी एज ए फाइन रिकवर की जाएगी आपसे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि है ना वो आपने पेनल्टी भरी ही नहीं, आपसे पेनल्टी वो रिकवर हो नहीं पाई, तो आपकी श्योरिटी को बोला जाएगा कि उस पेनल्टी का रिकवर आपकी श्योरिटी से किया जाएगा। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे उस पर्सन ने मतलब जो ब्रीच किया है कंडीशन, तो कोर्ट वहां पे उसके रिगार्डिंग 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, जो कि सिविल इम्प्रिजनमेंट होगा। ये तो पहली बात थी। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, कि अगर मान लीजिए कोई श्योरिटी जो मर गया, मतलब कि कोई ब्रीच होने से पहले ही मर गया, कंडीशन के ब्रीच होने से पहले ही मर गया, तो जो उस श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी थी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कोई श्योरिटी आ रही है किसी पर्सन जो कि कन्विक्टेड हुआ था। अब जो कन्विक्टेड हुआ था इन सेक्शन के अंदर हुआ था, जो कि सेक्शन 106, 117 एंड 360 सेक्शन जो सीआरपी से के हैं उसके अंदर। तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है, तो वहां पे अगर कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है, तो उस चीज का प्रूफ जो होता है वो केवल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट से ही प्रूफ किया जा सकता है इस चीज को। वहां पर ये जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जजमेंट की, ये सफिशिएंट होती है प्रूफ करने के लिए कि इस बॉन्ड का कंडीशन का ब्रीच हुआ है वहां पे। तो ये बात करता है सेक्शन 446। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 447 के 446 ए के बारे में। 446 ए बात कहता है कि जब कोई बॉन्ड जो कि फोरफिटेड हुआ है, मतलब कि उसकी जहां पे बॉन्ड की कंडीशन बोलते कि ब्रीच हुई है वहां पर, तो यहाँ पे क्या कर सकती है कोर्ट, जो श्योरिटी आई थी उसको कैंसिल कर सकती है। जैसे और उस पर्सन का खुद का जो पर्सन है उससे खुद का बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, खुद का जो बॉन्ड बढ़ता है वो नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पर्सन से ये बोल दिया जाएगा कि आप नई श्योरिटी लेके आइए, उसकी श्योरिटी को कैंसिल कर देंगे और उसको बोल देंगे कि आप नई श्योरिटी लेके आइए। ये बात कहता है सेक्शन 446 ए। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 447 के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि कोई श्योरिटी है जो मर जाए, मर जाए या फिर क्या हो कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए वहां पर, तो क्या होता है कि पर्सन को ऑर्डर दे दिया जाएगा कि भाई आप तो फ्रेश श्योरिटी लेके आइए, जो श्योरिटी थी अब तो कोई काम की ही नहीं रही वो आपके। तो अब आपसे बोला जाएगा कि आप फ्रेश श्योरिटी लेके आइए, जो कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर होनी चाहिए। जो कोर्ट जो ऑर्डर देती है वो ओरिजिनल जो ऑर्डर दिया था कोर्ट ने पहले श्योरिटी के टाइम पे, उस अकॉर्डिंग की ही आप श्योरिटी लेके आएंगे कोर्ट में। सेक्शन 448 बात करता है कि जब कोई बॉन्ड माइनर के द्वारा लिया जाना था, तो वहां पे जो अब बॉन्ड होगा वो फील्ड करेगा आपके श्योरिटी के द्वारा फील्ड होगा, मतलब वहां पे फाइल जो होगा वो जो बॉन्ड है वो आपके श्योरिटी से लिया जाएगा जब माइनर का मैटर है तब। अब बात करते हैं सेक्शन 449 के अंदर, कि जब मान लीजिए कि कोई 446 के अंदर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया था, तो वो ऑर्डर हमेशा अपीलेबल होगा। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया था तो उसकी अपील हम कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे, और अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर पास किया था सेक्शन 446 के अंदर, तो उसकी अपील जहां पर लाया करती है वहां पर हम उसकी अपील करेंगे। जनरली हाई कोर्ट्स के अंदर अपील करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। सेक्शन अब बात कर लेते हैं 450 के बारे में, जो लास्ट सेक्शन है हमारे इस लेक्चर का, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई अमाउंट जो कि रिकवर किया जाना था हाई कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर देगी मजिस्ट्रेट को, या फिर उस मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर देगी कि आप जाके उस मनी का रिकवर कीजिए, उस जो अमाउंट है उसका रिकवरी कीजिए। तो ये हमारे रिमेनिंग सेक्शन थे जो आज हमने इस सेक्शन के अंदर डील किए, तो इस लेक्चर के अंदर डील किए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।